हेलो दोस्तों, मैं राहुल और स्वागत है आप सबका मैथ्स बाय राहुल एएसओ चैनल पे। अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू रखते हुए आज हम डिस्कस करेंगे एसएससी सीजीएल 2025 के मेंस में पूछे गए कुछ बेहद ही अच्छे सवाल। और इस सीरीज का फोकस सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं है, बल्कि स्पीड, एक्यूरेसी और बेस्ट अप्रोच के साथ साथ कॉन्सेप्ट को क्लियर करना भी है, ताकि आप एग्ज़ाम में सिमिलर टाइप के या थोड़े सेम पैटर्न के क्वेश्चन को आसानी से अटेम्प्ट कर सकें। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक, और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। तो आइए फिर शुरू करते हैं। ये पहला सवाल है। इस सवाल में पूछ रहा है कि 1 से लेके 100 तक ऐसे कितने इंटीजर होंगे जिसके टोटल 3 डिविजर होंगे, एग्जैक्टली 3 डिविजर। तो हमें पता है कि किसी भी नंबर का डिवीजर निकालने के लिए हम उसके नंबर को प्राइम फैक्टर में तोड़ लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि एग्जांपल के लिए यदि मान लेते हैं आपसे ये पूछा जाए कि 12 एक नंबर है, इसके कितने डिवीजर होंगे, तो इसको हम प्राइम नंबर पे तोड़ लेंगे। तो प्राइम नंबर क्या होता है? 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 12 को ऐसे लिखा जा सकता है। तो ये 2 और 3 प्राइम नंबर है, इनके पावर में 1 बढ़ा के मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। तो इसके पावर में 2 है तो 2 पे 1 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 2 + 1, ठीक है, इनटू इसका पावर कितना है? 1, तो 1 + 1, ये हो गया 3 इंटू 2 6, यानी कि 12 के टोटल 6 डिवीजर होंगे। आप देख सकते हैं 12 के डिवीजर क्या क्या हो गए, 1 2 3 4 6 और 12, टोटल 6 है ना। तो ऐसे हम निकालते हैं नंबर ऑफ डिवीजर्स। इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। अभी इस सवाल में हम हल्का फुल्का देख लेते हैं ये सवाल कैसे सॉल्व हो रहा है, ठीक है। अब है कि इस सवाल में पूछ रहा है कि 1 से 100 तक कितने ऐसे इंटीजर हैं जिसके 3 डिवीजर हैं। तो 3 डिवीजर का मतलब ये हो गया कि यदि कोई नंबर होगा 1 से 100 के बीच में, तो उसको यदि प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे तो प्राइम नंबर मान लेते हैं ए हो, बी हो। यदि पावर 1 भी हो और इसका बी का भी पावर 1 हो मिनिमम, तो इसके डिवीजर कितने निकलेंगे? 2 इंटू 2, मतलब 1 + 1 2, 1 + 1 2, यानी कि इसके मिनिमम डिवीजर हो जाएंगे 4। मतलब यदि किसी नंबर में 2 प्राइम नंबर है, दोनों के पावर 1 है, तो उसके मिनिमम डिवीजर 4 होंगे। लेकिन हमें चाहिए कितने? 3। तो इसका मतलब ये है कि हमें कोई एक ही प्राइम नंबर लेना होगा, मतलब कोई ऐसा नंबर हो जिसमें एक ही प्राइम नंबर हो। तो मान लेते हैं नंबर क्या हो सकता है? ए का पावर 2, यही हो सकता है। जहाँ पे ए प्राइम नंबर है उसका पावर 2 है, यही नंबर होगा। तभी तो इसका जो डिवीजर आएगा, नंबर ऑफ डिवीजर, वो 2 + 1 3 आएगा, है ना। कहने का मतलब ये है कि 1 से लेके 100 तक ऐसे कोई भी नंबर, प्राइम नंबर जिसका पावर 2 हो, उसके 3 डिवीजर होंगे। तो ए का पावर 2 इक्वल टू इसके नंबर ऑफ डिवीजर कितने हो जाएंगे? 3, 2 + 1 = 3। उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा हो, ठीक है। तो इससे हम कह सकते हैं कि किसी भी प्राइम नंबर का स्क्वायर, किसी भी प्राइम नंबर का स्क्वायर, इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए कि किसी भी प्राइम नंबर का जो स्क्वायर होगा उसके हमेशा 3 ही डिवीजर होंगे। तो हम निकाल लेंगे 1 से लेके 100 तक ऐसे कितने नंबर हैं जो कि प्राइम के स्क्वायर हैं। तो पहले हम प्राइम नंबर देख लेते हैं। प्राइम नंबर क्या हो जाएगा? 1 2, सॉरी 1 नहीं होगा प्राइम नंबर, प्राइम नंबर होगा 2 3 5 7 और फिर 11, ठीक है। इसके आगे भी होंगे, लेकिन चूंकि 11 का स्क्वायर 121 हो जाएगा और 121 इस सेट से बाहर चला जाएगा, 1 से लेके 100 के बाहर चला जाएगा, तो वो हम नहीं लेंगे। तो 2 का स्क्वायर कितना हो रहा है? 4, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 और 7 का स्क्वायर 49। मतलब यही टोटल 4 नंबर होंगे 100 से 1 से लेके 100 के बीच में, जिसके सिर्फ 3 डिवीजर होंगे, सिर्फ एग्जैक्टली 3 डिवीजर, ठीक है। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। ये है, इसमें बोल रहा है कि एक रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड है, आई थिंक ये क्यूबाइड है, ठीक है, घनाभ जिसको बोलते हैं क्यूबाइड। तो ये जो रेक्टेंगुलर
पैरेललो पाइप्ड, इसको हम लोग बोलते हैं क्यूबाइड, मतलब क्यूबाइड को भी, ठीक है, मतलब घनाभ। तो सवाल बोला है कि घनाभ है, घनाभ के किसी भी एक कॉर्नर से 3 डायगोनल खींचे जाते हैं, ठीक है, और तीनों डायगोनल का लेंथ दिया हुआ है √5, √10 और √13 सेंटीमीटर। पूछ रहा है इस पैरेललोपाइप्ड का, यानी कि इस घनाभ का क्यूबाइड का वॉल्यूम क्या होगा। तो आपको पता है कि किसी भी एक कॉर्नर से जब 3 डायगोनल लेंगे तो वो तीनों डायगोनल इसके 3 फेस से गुजरेंगे, और चूंकि पैरेललोपाइप्ड यानी कि क्यूबाइड में 3 डायमेंशन होते हैं, एक होता है लेंथ, एक होता है ब्रेथ, एक होता है हाइट, ठीक है। तो जो तीनों डायगोनल होंगे वो कैसे निकलेंगे, तो पहला डायगोनल जो होगा L² + B², पहले फेस का डायगोनल, इसका रूट अंडर, ठीक है, यही होगा। दूसरा डायगोनल जो कि आपका ब्रेथ और हाइट के बीच में बनेगा, से बनेगा डायगोनल, वो हो जाएगा B² + H²। और जो तीसरा डायगोनल होगा जो हाइट और लेंथ से बनेगा, ठीक है, ये तीनों एक ही कॉर्नर से बनाए जा रहे हैं। देखिए आप समझिए, ठीक है। मान लेते हैं ये कॉर्नर है, इस कॉर्नर से एक डायगोनल हमने ये ले लिया, एक डायगोनल हमने ये ले लिया, और एक डायगोनल हमने ये वाला ले लिया, ठीक है। ये 3 डायगोनल है, तो तीनों डायगोनल का लेंथ ये हमने लिख दिया, एक डायगोनल ये होगा, एक ये होगा, एक ये होगा, और तीनों का लेंथ दिया हुआ है कितना, √5, √10 और √13, ठीक है। यानी कि L² + B² 5 हो जाएगा, ये रूट ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, दोनों का, ठीक है। अब मान लेते हैं इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या निकल के आएगा, ये आ जाएगा L² - B² = 13 - 10 3, ठीक है। अब इसको और इसको जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2L² + B² - B² तो कट जाएगा, 2L² = 8, तो L बराबर कितना आ जाएगा 2। और यदि L बराबर 2 आ जाएगा तो यहाँ पे देखिएगा, यदि L बराबर 2 होगा तो B बराबर क्या आ जाएगा 1। अब किसी भी इक्वेशन पे पुट कर लीजिए, यहाँ पे यदि पुट कर लीजिए, ठीक है, तो L बराबर 2 रखिएगा तो 4, 13 में से 4 9, तो H² बराबर 9, तो H बराबर कितना आ जाएगा 3। मतलब आपको तीनों डायमेंशन निकल चुका है, L बराबर 2, B बराबर 1, H बराबर 3। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम क्या होता है क्यूबाइड का, LBH होता है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी कि 2 × 1 × 3 यानी कि 6, ठीक है। बहुत आसान सवाल था, बस ये कंफ्यूज करने के लिए क्यूबाइड की जगह पे रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप्ड लिख दिया था, ठीक है। आइए अगले सवाल पे। अगला सवाल ये है कि एक सेट है 1 से लेके 120 तक, और पूछ रहा है कि इस सेट में ऐसे कितने नंबर होंगे, मतलब जो नंबर होंगे, ऐसे नंबर जो कि 6 से डिवाइड हो या 8 से डिवाइड हो, बट 24 से डिविजिबल नहीं हो, उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो सबसे पहले ये देखिए कि टोटल नंबर कितने हैं इसमें, टोटल नंबर 120 है ना, यानी कि टोटल नंबर 120 हैं, और इसमें से हमें निकालने हैं कि कितने नंबर 6 से डिवाइड होंगे या तो 8 से डिवाइड होंगे, लेकिन 24 से डिविजिबल नहीं होंगे। तो 1 से लेके 120 तक सिंपल निकाल लेते हैं, 1 से लेके 120 तक कितने नंबर होंगे जो कि 6 से डिविजिबल होंगे, तो 20 नंबर होंगे, ठीक है, क्योंकि 120 भी इसमें इंक्लूडेड है ना, तो 6 डिवाइडेड बाय 120 डिवाइडेड बाय 6 20 नंबर होंगे जो कि 6 से डिविजिबल होंगे। 120 डिवाइडेड बाय 8 यानी कि 15 नंबर ऐसे होंगे जो कि 8 से डिवाइडेड होंगे। अब सवाल ये बोल रहा है कि 24 से डिविजिबल ना हो तो कितने नंबर ऐसे होंगे जो कि 24 से डिविजिबल होंगे, ये पहले देख लेते हैं, 5, ठीक है। अब बात को यहाँ पे समझिए कि ये जो 24 है, यदि कोई संख्या 24 से डिविजिबल हो रहा है तो वो ऑलरेडी 8 से डिविजिबल हो चुका होगा, क्योंकि 24
24 8 से डिवाइड होता है और 24 6 से भी डिवाइडेड होता है। तो इस 20 में ऑलरेडी ऐसे नंबर होंगे जो कि 24 से डिविजिबल होंगे, और इस 15 में भी ऐसे नंबर होंगे जो कि 24 से डिविजिबल होंगे। ठीक है, यानी कि हमें ये निकालना है कि 24 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। तो 24 से टोटल 120 तक 5 नंबर है ना जो डिविजिबल हैं, तो इस 15 में से 5 नंबर घटाने होंगे हमें, वैसे नंबर जो कि 24 से भी डिविजिबल हो रहे थे। तो सिर्फ 10 नंबर ऐसे होंगे जो कि 8 से डिविजिबल होंगे, 24 से डिविजिबल नहीं होंगे। यहाँ पे भी सेम, 24 से यदि कोई 5 नंबर डिविजिबल हो रहे हैं तो वो नंबर 6 से भी तो डिविजिबल हो रहे होंगे। तो ये 20 में से 5 नंबर हमें घटाने होंगे, यानी कि टोटल 15 नंबर ऐसे होंगे 120 तक जो कि सिर्फ 6 से डिविजिबल होंगे, 24 से डिविजिबल नहीं होंगे। ठीक है, तो 6 से डिविजिबल 5 और 10 से डिविजिबल 15, ऐसे नंबर टोटल 25 हैं जो कि 6 और 8 से हो रहे हैं, 6 या 8 से हो रहे हैं लेकिन 24 से नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे नंबर आ गए 25 और टोटल नंबर है आपके 120। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 25/120 है ऑप्शन में। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये है कि 2 लाइन के इक्वेशन दिए गए हैं, पूछ रहे हैं कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है तो k का वैल्यू क्या है। तो आपको ये तो पता होगा कि 2 लाइन के या तो सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन होता है या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है या तो नो सॉल्यूशन होता है। कहने का मतलब ये है कि जब भी 2 लाइन एक दूसरे को काटेंगे, ठीक है, तो एक सॉल्यूशन होगा यहाँ पे। ठीक है, और यदि 2 लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं तो इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा, क्योंकि ये लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे ही नहीं। तो यहाँ पे नो सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे 1 सॉल्यूशन। ठीक है, और एक तीसरा कंडीशन आता है जहाँ दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर ही होंगे, समपाती। तो इस समय पे क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा। मतलब हर बिंदु पे एक सॉल्यूशन है, क्योंकि दोनों लाइन एक दूसरे को कंप्लीटली इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर ही है। ठीक है, तो इस पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। ये 3 कंडीशन होते हैं लाइन के, ये याद रखिएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो इस केस में क्या है कि दोनों लाइन सेम ही होते हैं, तभी तो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं। तो लाइन का इक्वेशन, यदि 2 लाइन है उसका इक्वेशन मान लेते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, पहले लाइन का इक्वेशन। और दूसरे लाइन का इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये 2 लाइन के यदि इक्वेशन हैं तो यदि 1 सॉल्यूशन होगा तो ये तीनों की रेशियो बराबर नहीं होंगे। यानी कि कहने का मतलब ये है कि a1/a2 इक्वल नहीं होगा b1/b2 के। बस इतना ही देखने की ज़रूरत है। ठीक है, c1 c2 इक्वल हो नहीं हो इससे मतलब नहीं है। ठीक है, ये एक सॉल्यूशन के लिए ये कंडीशन है। ठीक है, अब नो सॉल्यूशन के लिए, नो सॉल्यूशन का मतलब हो गया कि दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल चलेंगे। तो उसमें होगा कि a1/a2 बराबर होंगे b1/b2 के, लेकिन इनका रेशियो c1/c2 के बराबर नहीं होगा। जैसे ही इसका रेशियो c1/c2 के बराबर हो जाएगा तो फिर दोनों लाइन ही बराबर हो जाएंगी, और दोनों लाइन बराबर होंगी तो इन्फिनाइट सॉल्यूशन में आ जाएगा। तो इन्फिनाइट सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ठीक है, ये 3 कंडीशन है, इसको आप याद रखिएगा। अब यदि सवाल देखेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। सवाल में बोल रहा है नो सॉल्यूशन, यानी कि ये दूसरा वाला केस। तो उसमें हम देख लेंगे क्या, ये वाला रेशियो लगा के कि a1/a2 b1/b2 का रेशियो बराबर होना चाहिए और c1/c2 इक्वल नहीं होना चाहिए। तो a1 से जितना ज़्यादा a2 होगा उतना ही ज़्यादा b1 से b2 होगा, इसका यही मतलब हुआ ना। तो यहाँ से देखिए 3 का कितना गुना है, 9, 3 गुना है, तो k का कितना गुना होगा, 18, 3 गुना होगा तो k का वैल्यू क्या हो जाएगा, 6। ठीक है, आप यहाँ रेशियो लगा के भी देख सकते हैं, लेकिन इतना ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ से तो सिंपल बनना चाहिए। और इस सवालों को हर बार लिख के बनाने की ज़रूरत नहीं होती, थोड़ा सा मतलब माइंड कैलकुलेशन कीजिए तो ही आप सारे सवालों को कम समय में, लिमिटेड समय में अटेम्प्ट कर पाइएगा। ठीक है, आइए अगले सवाल पे। अगला सवाल है कि एक हेमी स्फेरिकल टैंक है
जो कि फुल ऑफ वाटर है, और इससे एक पाइप कनेक्ट किया गया है जो कि 1 सेकेंड में 7 लीटर पानी खाली करती है। तो पूछ रहा है लगभग कितना समय लगेगा मिनट में कि टंकी को हाफ खाली कर दें। तो जो हेमी स्पेरिकल टैंक होता है यानी कि अर्धगोला, उसका रेडियस भी दिया हुआ है, इंटरनल रेडियस। तो हमें मतलब भी इंटरनल रेडियस से है, क्योंकि पानी जो जमा होगा वो अंदर ही जमा हो रहा है ना। तो यहाँ पे जो इंटरनल रेडियस है ये उसका टोटल वॉल्यूम निकाल सकते हैं हम लोग। तो हेमी स्पेयर का टोटल वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है हेमी स्पेयर का 2/3 पाई आर क्यूब। अब बोल रहा है कि आधे टैंक को खाली करने में, तो आधे टैंक में यानी कि वॉल्यूम इसका आधा ले लेंगे। तो वॉल्यूम इसका आधा क्या हो जाएगा, ये इसको खाली करने में कितना समय लगेगा। और 1 सेकेंड में 7 लीटर खाली करता है, तो इसको 7 से डिवाइड कर देंगे, निकल जाएगा कि कितना टाइम लगेगा। सेकंड में निकलेगा टाइम, ठीक है। तो उसको मिनट में हम कन्वर्ट कर लेंगे क्या चीज़ से, 60 से डिवाइड करके, वो भी कर ही देते हैं। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। इसमें एक चीज़ और है, ये जो आपका वॉल्यूम आ रहा है ये सेंटीमीटर क्यूब में आ रहा है, क्योंकि मीटर है, जो डायमेंशन दिया हुआ है मीटर में दिया हुआ है, और इसको बदलना है लीटर में, क्योंकि पानी लीटर में खाली हो रहा है, ठीक है। सवाल में दिया हुआ भी है, वैसे आपको पता भी होना चाहिए कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। तो इतने मीटर क्यूब में, ये आंसर मीटर क्यूब में है, तो इतने मीटर क्यूब में कितने होंगे, 1000 लीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि इतना टोटल पानी है लीटर में। और 1 सेकेंड में इतना, यानी कि 1 मिनट में इतना पानी निकल रहा है। तो टोटल कितना टाइम लगेगा ये मिनट में पूछ रहा है। तो ये हो गया हमारा। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो 2/3 पाई का वैल्यू रख देते हैं, इंटू आर क्यूब हो गया 2.1 का होल क्यूब, आर दिया हुआ है, इंटू 1000 डिवाइडेड बाय ये 2 इंटू 7 इंटू 60, यही आपको निकालना है, ठीक है। ये देखिए, ये 3 जीरो इसके साथ ख़त्म हो जाएगा, तो ये सीधा हो जाएगा 21 का क्यूब, ठीक है। एक 21 यहाँ बन रहा है और एक 21 यहाँ बनेगा, 20 यहाँ रख लेते हैं, 7 21, यानी कि 2 21 ख़त्म हो जाएगा, एक 21 बचेगा, ठीक है। क्या आ गया, ये आ गया 2 इंटू 2 से 2 भी काट ही देते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 22 इंटू 21 बाय 20, 22 इंटू 21 बाय 20, ठीक है। अब देखिए इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा, 11, 21 गुना 11 कितना होता है, 21 गुना 11 होता है 210, और 21 231, और डिवाइडेड बाय 10, यानी कि 23.1 मिनट लगेगा। और 23.1 मिनट ऑप्शन में तो है नहीं कोई, लेकिन लगभग पूछ रहा है, तो 23 मिनट, ठीक है। आइए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि एक लंब पिरामिड है, राइट पिरामिड, जिसका बेस है इक्विलेटर ट्रायंगल, और साइड का लेंथ दिया हुआ इक्विलेटर ट्रायंगल का 10 सेंटीमीटर, और वर्टिकल हाइट भी दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। तो आपको पता है पिरामिड का जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम पूछ रहा है, पिरामिड का वॉल्यूम क्या होता है आपको, किसी भी पिरामिड में 1/3 तो आता ही है। उसके बाद होता है एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस, और यहाँ बेस क्या इक्विलेटर ट्रायंगल है, इनटू हाइट। बहुत आसान सवाल है, 1/3 एरिया ऑफ बेस, बेस क्या दिया हुआ इक्विलेटर ट्रायंगल, उसका एरिया क्या हो जाएगा √3/4 इंटू ए स्क्वायर, और ए है मतलब उसका साइड 10 सेंटीमीटर यानी कि 100, और हाइट भी दिया हुआ है कितना 24, 4 तिया 12, 2 बार में यानी कि कितना आ गया 200√3 का ऑप्शन, ठीक है। एक सवाल है, इसमें बोल रहा है एक ट्रायंगल है PQR, ठीक है। इस ट्रायंगल में PQR ट्रायंगल में एंगल R दिया हुआ है 62 डिग्री, और PQ का लंब समद्विभाजक S पे QR से T पे मिलता है। तो PQ का एक लंब समद्विभाजक है, लंब समद्विभाजक का मतलब हो गया इसको इक्वली डिवाइड करता है और परपेंडिकुलर भी है, ठीक है।
एस से निकलता है और टी पे मिलता है क्यू आर को, सवाल में दिया हुआ है ये। और एक चीज़ और दिया हुआ है कि एंगल टी पी आर कौन सा होगा, ये वाला एंगल टी पी आर कितना दिया हुआ है, 38 डिग्री। ठीक है, आपसे पूछ रहा है पी क्यू आर का माप क्या होगा, पी क्यू आर इस एंगल का माप पूछ रहा है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, तो दो ट्रायंगल को देखिए, एक तो पी एच टी और एक क्यू एस टी। क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है, सर्वांगसम नहीं है? देखिए इन दोनों ट्रायंगल में दो साइड तो बराबर है। एक तो इस ट्रायंगल में ट्रायंगल पी एच टी ट्रायंगल में जो साइड पी एस है, साइड पी एस ट्रायंगल क्यू एस टी का साइड क्यू एस के बराबर है। ये देखिए दोनों बराबर है ना दो ट्रायंगल में, और ये कॉमन है एस टी दोनों ट्रायंगल में, और इन दोनों का एंगल भी 90 डिग्री है। यानी कि ये कौन सा कॉन्ग्रुएंसी हो जाएगा, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, एस कॉन्ग्रुएंसी, दो साइड और बीच का एंगल बराबर है। तो ये दोनों ट्रायंगल यदि कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो इनका ये एंगल भी तो समान होगा ना। ठीक है, अब देखिए ट्रायंगल पी टी आर में, ये जो पी टी आर है इसमें दो कोण 38 और 62 हैं, तो दो अंदर के कोण एक आउटर कोण के बराबर हो जाएंगे। तो 38 + 62 कितना होता है, 100। यानी कि एंगल पी टी आर कितना हो जाएगा, 100। 100 को जब इक्वली डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 50। अब इस ट्रायंगल में देखिए, ट्रायंगल क्यू एस टी में एक एंगल 50 निकल गया। ठीक है, ये वाला एंगल 50 निकल गया। ठीक है, ये एंगल 50, ये एंगल 90, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, टोटल 180 होता है तो 40 डिग्री। समझ रहे हैं बात को? ठीक है, तो एंगल पी क्यू आर कितना हो गया, 40। पी क्यू आर ये पूछ रहा था। ठीक है, आइए अगले सवाल पे। अगला सवाल ये है कि एक सम है 15,625 रुपये का, जो कि एक साल 6 महीने में 19,683 हो जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ। ठीक है, और ये जो कंपाउंडेड होता है हाफ ईयरली होता है। तो जब भी हाफ ईयरली कंपाउंड करते हैं तो एक साल में 2 बार कंपाउंडेड होता है, आपको पता है, क्योंकि हर 6 महीने पे कंपाउंडेड होता है ना। तो एक साल 6 महीने में हाफ ईयरली कंपाउंड करेंगे तो कितनी बार कंपाउंडेड होगा, अमाउंट 3 बार होगा ना। तो 3 बार यदि कंपाउंड होगा तो किसी चीज़ का क्यूब होगा, आपको पता होगा कि मान लेते हैं एक अमाउंट है ए क्यू। ठीक है, और यदि उसको 3 साल तक कंपाउंडेड होता है या तो 3 बार कंपाउंडेड होता है, तो जो कंपाउंडेड राशि आती है, अमाउंट आता है, वो बी क्यू होगा। तो ए और बी के बीच में जो भी परसेंटेज चेंज होगा वो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा उस पीरियड का, ये आपको पता है। तो उसी तरीके से यहाँ देखेंगे 15,625 सम है और टोटल हो कितना जा रहा है, 19,683 एक साल 3 महीने में, सॉरी 6 महीने में, यानी कि 3 बार कंपाउंडेड हो रहा है। तो देख लेते हैं ये क्या रही होगी, 25 का क्यूब। पता है हमें 25 का क्यूब 15,625 होता है, इतना तो आपको पता होना चाहिए। और ये होता है 27 का क्यूब। ठीक है, यदि आपको नहीं पता है 27 का क्यूब, आप थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं कि 7 का क्यूब ही होगा जिसके लास्ट में 3 आएगा। ठीक है, तो 7 का क्यूब यदि लास्ट में 3 आ रहा है तो आप 27 भी ले सकते हैं, 37 भी ले सकते हैं। लेकिन 37 जब आप लीजिएगा 37 का क्यूब तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 25 से 50% के आसपास बढ़ जाएगा एक साल, हर साल, मतलब हर 6 महीने पे। तो ये बहुत ज़्यादा अमाउंट हो जाएगा, तो ये तो होगा नहीं। तो आपको पता होना चाहिए, वैसे तो आपको सिंपली पता होना चाहिए कि 19,683 27 का क्यूब है। यदि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो कम से कम मान के चलते हैं हम कि 50 तक आपको स्क्वायर और क्यूब पता है, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत आता है, तो आपको इतना तो याद होना चाहिए। तो 19,683 यदि 27 का क्यूब है तो आप देख सकते हैं 3 बार कंपाउंडेड हो रहा है, तो एक 6 महीने में कितना बढ़ रहा है, 25 से 27, यानी कि कितना रुपया, 2, और 2 25 का कितना परसेंट है, 8%। 2/25 कितना परसेंट है, 8% है ना। तो ये जो 8% है ये 6 महीने का है। तो सवाल में पूछ रहा है कि एनुअल इंटरेस्ट क्या होगा, तो एनुअल इंटरेस्ट क्या होगा, 6 महीने का 8% तो एनुअल 16%।
ठीक है, ये है आई थिंक आज का आखिरी सवाल। बहुत ही आसान है ये भी। इसमें बोल रहा है कि एक एक्सप्रेशन दिया हुआ उसको सिंप्लीफाई करना है। तो ऐसे सवाल में आप क्या कीजिएगा, जहाँ पे भी मतलब देखिए जैसे साइन थीटा ऑप्शन में आ रहा है तो यहाँ पे आप जीरो लेके तो बना नहीं सकते हैं। यहाँ पे आपको 45 लेना ज़्यादा सूटेबल होगा। आप ऐसे इसको एक्सपेंड भी करके देख सकते हैं, लेकिन उतना टाइम होता नहीं है। और यदि आपको लग रहा है कि आसानी से एक्सपेंड हो जाएगा तो एक्सपेंड भी कर सकते हैं। वैसे तो हम यहाँ 45 डिग्री ले लेते हैं, 45 डिग्री लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1045 1 माइनस साइन 45 1/√2 का होल स्क्वायर यानी कि 1/2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1045 1 का स्क्वायर 1 और कोट 45 1 का स्क्वायर 1। ऊपर आ गया हाफ, नीचे आ गया 4 यानी कि 1/8। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे सेक 45 कितना होता है, √2 होता है, तो √2 का पावर 6 यानी कि 8 हो जाएगा। ये तो होगा नहीं। साइन 45 √2 1/√2 1/√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 1/2, ये भी नहीं होगा। साइन का पावर 6, तो साइन 45 होता है 1/√2 1/√2 का जब पावर 6 कीजिएगा तो ये आ जाएगा आई थिंक 1/8। हाँ 1/8, और ये तो होगा नहीं, कोस स्क्वायर थीटा, ये भी 1/2 आएगा। तो ऑप्शन सी हो गया। ठीक है, चलिए इस सवाल को आप एक बार एक्सपेंड करके भी बना के देख लीजिएगा। और देखिए आपको सवाल को थोड़ा सा मतलब दिमाग में भी सॉल्व करना सीखना होगा। और यदि आपको कोई भी सवाल नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कीजिएगा। और यदि आपको लग रहा है कि ये कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ में आया, क्योंकि बहुत सारे मैंने ऐसे कॉन्सेप्ट बताए जो कि शायद आपको नहीं पता होगा, तो उसके लिए भी आप कमेंट कीजिएगा, हम उसके लिए स्पेशल वीडियो डाल देंगे। ठीक है, फिर चलिए चलते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, इस सीरीज़ के अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय। और यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है।